वो लालू यादव अगर नहीं अड़ गए होते तो मुलायम सिंह यादव इस देश के प्रधानमंत्री होते जाते। इतनी से दूरी पर प्रधानमंत्री पद था और मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक ही समय में मंत्री हुए थे और सरकार थी रामनरेश यादव की, ये भी ध्यान रखिए। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को पहली बार बाहर से समर्थन देकर उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया। काशीराम ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया। मुलायम सिंह ने काशीराम को इटावा से लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की। खौफनाक राजनीतिक कांड जो रहा लखनऊ के इतिहास का, वो है गेस्ट हाउस कांड। उसको अंजाम दिया मायावती पर जानलेवा और दो हाथ हो गए। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे तो अजीत सिंह उनके सामने आकर खड़े हो गए और विश्वनाथ प्रताप ने बाहैसियत प्रधानमंत्री अजीत सिंह का साथ दिया, लेकिन मुलायम सिंह ने बाजी पलट दी और मुलायम खुद मुख्यमंत्री बन गए। कल्याण सिंह अयोध्या के सबसे बड़े ध्वजवाहक और मुलायम सिंह मौलाना मुलायम कहलाते। मुलायम सिंह की सरकार थी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली, सरयू रक्त से लाल हो गई। मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहा जाने लगा और मुलायम सिंह बहुत गर्व के साथ ये बात सार्वजनिक मंचों से भी कहने लगे कि हाँ, मैंने गोली चलवाई। कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में लाल टोपी पहनकर शामिल। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा था कि अमर सिंह ने हमको देश भर के राजनेताओं से मिलवाया, जो हमारी पार्टी के लोग नहीं कर पाए वो काम अमर सिंह ने किया। क्या देवी गौड़ा, क्या गुजराल, क्या मूपनार, क्या ज्योति बसु, क्या जयललिता, क्या NTR। प्रताप की शादी में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरफई अपने गांव में लाने में सफल हुए। वहां से मैसेज गया कि मुलायम सिंह मतलब मुलायम सिंह। नारा लगता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। पर मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कहा था कि हम तो ईमान को चलते हैं, कोई रूठे नहीं, कोई छूटे। नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के इटावा के सैफई में धरतीपुत्र और नेताजी कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव का जन्म होता है। मुलायम सिंह यादव के पिता एक पहलवान थे और वो अपने बेटे मुलायम सिंह को भी पहलवान बनाना चाहते थे। उनके पहलवानी का एक किस्सा ये है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना भी लंबा हो, तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। यानी नेताजी का ये धोबी पछाड़ बहुत फेमस हुआ। मुलायम सिंह के परिवार को देश की राजनीति में सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है। मुलायम सिंह यादव के परिवार का किस्सा हम उनके बाबा से शुरू करें, जिनका नाम था मेवाराम। मेवाराम के दो बेटे थे, एक का नाम था सुघर सिंह और दूसरे बच्चीलाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे और एक बेटी हुई, जिसमें मुलायम सिंह यादव, रतन सिंह, राजपाल सिंह यादव, अभय राम सिंह, शिवपाल यादव और एक बेटी हुई कमला। भाइयों में मुलायम सिंह तीसरे नंबर पर आते थे। शिवपाल सिंह सबसे छोटे हैं, वहीं बच्ची लाल सिंह के बेटे हुए राम गोपाल यादव। मुलायम सिंह यादव को लेकर कहा जाता है कि कई बार परीक्षा के दिन भी उनका मन किताबों से ज्यादा अखाड़े में लगता था। कुश्ती के प्रति उनका लगाव, उनकी दीवानगी इतनी गहरी थी कि आसपास के गांव में जब भी कहीं दंगल होता था तो मुलायम सिंह वहां सबसे पहले पहुंच जाते थे। धीरे धीरे उनकी पहचान एक मजबूत पहलवान के रूप में बनने लगी। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मुलायम सिंह इलाके के चर्चित पहलवान बन चुके थे। लोग उनके चरखा दांव की चर्चा खूब करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की कमर पकड़ ली तो मुकाबला लगभग खत्म समझिए। लेकिन मुलायम सिंह यादव की अखाड़े के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। गांव से निकलकर उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल की, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की और फिर एक
टीचर बनने का फैसला किया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि जो युवक बच्चों को पढ़ाने जा रहा है वो एक दिन देश के सबसे बड़े राजनीतिक शिक्षकों में गिना जाएगा। मुलायम सिंह यादव एक बड़ी शख्सियत के, बड़े कद के राजनेता थे और सबसे बड़ी बात यह कि वो बहुत छोटे से दायरे से उठकर आए थे और बहुत ऊंचाई तक गए। वो तो उनके ग्रह गोचर जरा से गड़बड़ा गए और हिंदी भाषी भारत के उनके ही सजातीय, उनकी ही विचारधारा के, उनके ही सजाती और बाद में जो उनके रिश्तेदार भी बने, वो लालू यादव अगर नहीं अड़ गए होते तो मुलायम सिंह यादव इस देश के प्रधानमंत्री होते, जान लीजिए। जब एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने हैं तो वो कुर्सी मुलायम सिंह को मिलते मिलते रह गई थी। फिर देवेगौड़ा प्रधानमंत्री नहीं होते, फिर मुलायम सिंह यादव भारत के प्रधानमंत्री होते, ये जान लीजिए। इसीलिए मैंने कहा कि बड़े मयार के नेता थे मुलायम सिंह। एक सबसे छोटे पायदान से चलकर देश के प्रधानमंत्री के आसन तक पहुंचते अगर लालू यादव उस रात ये बवाल नहीं करते। दरअसल हुआ ये कि तमाम तीसरी धारा के बड़े नेता आंध्र प्रदेश भवन में इकट्ठे हुए रात में। चंद्रबाबू नायडू, ज्योति बसु, जी.के. मूपनार, तमाम लोग। और विचार हुआ कि हरकिशन सिंह सुरजीत के किसको बनाए प्रधानमंत्री। तो मूपनार, ज्योति बसु, सुरजीत, ए.वी. वर्धन, इन तमाम लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह को मौका मिलना चाहिए। और बैठक में मुलायम सिंह भी और लालू यादव भी। मोटे तौर पर कंसेंसस बन गई, सहमति बन गई कि मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन अचानक से लालू प्रसाद यादव खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चाहे किसी को बना दीजिए, मेरी कोई रुचि नहीं, लेकिन मुझे मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार्य नहीं होंगे। और लालू ने चेतावनी दी कि अगर मुलायम सिंह को अपना नेता घोषित किया गया और प्रधानमंत्री के रास्ते उनके लिए आसान किए गए तो मैं बाहर जाके इस पूरे राजनीतिक गठजोड़ से बाहर चला जाऊंगा, मैं विद्रोह कर दूंगा। अब मोर्चा न टूटे, गठबंधन न टूटे, रार आगे न बढ़े, विभाजन में न तब्दील हो जाए रार, इसलिए फैसला हुआ कि चलो भाई मुलायम सिंह तुम रहने दो। और मुलायम सिंह ने भी उस बात को माना। और फिर अचानक से एक नाम उभरा, हरदनहल्ली डेड्डे गौड़ा देवी गौड़ा, एचडी देवी गौड़ा, और वो प्रधानमंत्री हो गए। ये बात मुझे दो तरीकों से पता लगी बाद में। एक तो इसकी तस्दीक मुझसे सीपीएम के उस समय के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत ने बातचीत में की, व्यक्तिगत तौर पर इस बात की तस्दीक, ये किस्सा उन्होंने मुझे सुनाया। और बाद में जब देवेगौड़ा की सरकार में मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुए तब मुलायम सिंह यादव ने भी मुझसे एक मुलाकात में इस किस्से का जिक्र किया, जब मैंने उनसे कहा कि सुरजीत ने मुझे ये बताया था कि आप प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। तो सोचिए कि बिल्कुल इतनी सी दूरी पर प्रधानमंत्री पद था और मुलायम सिंह ठिठक गए जस्ट बिकॉज ऑफ लालू यादव। उत्तर भारत के दो बड़े यादव नेता आपस में टकरा गए। सोचिए। एक किस्सा साल 1965 का है, जिसको लेकर कहा जाता है कि वो साल 1965 था। करहल के जैन इंटर कॉलेज में उनकी नौकरी लग गई। अब लोग उन्हें मास्टर साहब कहने लगे थे। उस दौर में देश भर में समाजवादी आंदोलन की लहर थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार गांव-गांव तक पहुंच रहे थे। मुलायम सिंह भी इन विचारों से प्रभावित हुए और धीरे धीरे उनकी मौजूदगी राजनीतिक सभाओं में बढ़ने लगी। वो किसानों के बीच जाने लगे, उनकी समस्याएं सुनने लगे और स्थानीय मुद्दों पर खुलकर
बोलने लगे। यहीं से एक ऐसा किस्सा शुरू होता है जिसने पहली बार इलाके का ध्यान उनकी तरफ खींचा था। साल था 1960। मैनपुरी के करहल में एक कवि सम्मेलन आयोजित किया गया था और मंच पर उस दौर के एक प्रसिद्ध कवि दामोदर स्वरूप विद्रोही मौजूद थे। उन्होंने अपनी कविता पढ़नी शुरू की। कविता के भाव सरकार के खिलाफ थे। तभी वहां खड़ा एक इंस्पेक्टर मंच पर जा पहुंचा और माइक छीन लिया, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इंस्पेक्टर को पकड़कर मंच से पटक दिया। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उस व्यक्ति से जिसने उनकी राजनीतिक दिशा बदल दी। वो थे जसवंत नगर के पिरजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता नथू सिंह। कहा जाता है कि एक दंगल में नथू सिंह ने मुलायम सिंह यादव को कुश्ती लड़ते हुए देखा था। तभी उनके दांव को लेकर लगा कि ये लड़का सिर्फ अखाड़े का खिलाड़ी नहीं, इसमें नेतृत्व की क्षमता भी है। जिसके बाद नथू सिंह ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया और यहीं से शुरू हुआ राजनीति के अखाड़े में मुलायम सिंह का पहला प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। अब मुलायम सिंह यादव सिर्फ मास्टर साहब नहीं थे, अब वो समाजवादी आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता बन चुके थे। जिसके बाद मुलायम सिंह को आसपास के गांव में सभा करने के लिए भेजा जाने लगा और देखते ही देखते उनके दमदार भाषणों और जमीनी पकड़ की वजह से चर्चाएं पूरे इलाके में होने लगी। कैलेंडर की जब तारीख बदली और साल आया 1967, तब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना था। नथू सिंह ने मुलायम सिंह यादव के लिए अपनी जसवंत नगर विधानसभा की सीट छोड़ दी और खुद दूसरी सीट से चुनाव लड़ने चले गए। मुलायम सिंह को टिकट तो मिल गया, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया और उनसे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी में उनके लिए ईंधन की व्यवस्था करते थे। इससे जुड़ा एक और किस्सा यह है कि जिसमें बताया जाता है कि मुलायम सिंह के मित्र दर्शन सिंह चुनाव प्रचार के दौरान साइकिल चलाते थे और मुलायम सिंह पीछे करियर पर बैठकर गांव-गांव प्रचार करने के लिए जाते थे। इस दौरान वो चौपालों पर बैठते थे, खेतों में किसानों से मिलते, लोगों को बताते कि ये चुनाव सिर्फ एक उम्मीदवार का नहीं बल्कि गांव के सम्मान का चुनाव है। लेकिन समस्या एक और थी और वो ये थी कि मुलायम सिंह के पास प्रचार के लिए पैसे भी नहीं थे। उस दौर में 1 रुपया भी बड़ी रकम माना जाता था। तब मुलायम सिंह और उनके साथियों ने एक नारा दिया, 1 वोट और 1 नोट। वो लोगों से कहते थे कि अगर हमें जिताना है तो 1 वोट दीजिए और 1 रुपया भी दीजिए, हम इसे जनता का चुनाव बनाएंगे। लोगों ने चंदा देना शुरू किया। धीरे धीरे इतना पैसा जुटा कि एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीद ली गई। लेकिन उसके बाद एक और परेशानी सामने आ गई और वो ये कि अब कार तो आ गई लेकिन उसमें पेट्रोल कौन डलवाएगा, जिसके लिए एक बैठक बुलाई गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए थे और सोच रहे थे कि चुनाव कैसे लड़ा। तभी गांव के एक बुजुर्ग सुनेलाल काछी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमारे गांव का लड़का पहली बार विधायक का चुनाव लड़ रहा है, पैसे की वजह से वो चुनाव नहीं हारना चाहिए। इसके बाद जो फैसला हुआ वो भारतीय राजनीति के सबसे अनोखे किस्सों में गिना जाता है। सभी गांव वालों ने तय किया कि हर परिवार हफ्ते में 1 दिन 1 वक्त कम खाना खाएगा और उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचा जाएगा और उस पैसे से मुलायम सिंह यादव की चुनावी गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाएगा। इस चुनाव में उनके सामने कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह मैदान में थे। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए, क्योंकि सियासत के अखाड़े में पहली लड़ाई मुलायम सिंह जीत गए, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और फिर यहीं से शुरू हुई उनकी पहचान बदलनी। अब लोग उन्हें सिर्फ मुलायम नहीं कहते थे, बल्कि धीरे धीरे एक नया संबोधन
जन्म लेने लगा नेताजी। हालांकि राजनीति में उनकी पहली जीत के बाद उनका रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जिस उम्र में उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई उसी समय समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े स्तंभ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया का निधन हो गया और लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1969 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के सबसे बड़ी आवाज थे। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। मुलायम सिंह यादव करहल के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। परिवार बहुत साधारण था, साइकिल से आना जाना था। कुश्ती का शौक था और कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और नत्थू सिंह, इन दो लोगों को का सामीप्य पाने की कोशिश कर रहे थे मुलायम सिंह यादव। एक दिन अवसर मिल गया, वो इनकी निगाहों में चढ़ गए और उसके बाद तीसरी धारा के साथ मुलायम सिंह की यात्रा शुरू हुई 15-16 साल की उम्र में ही। और वो यात्रा आगे बढ़ती गई और 67 में शायद मुलायम सिंह पहली बार विधायक भी हो गए। हारे भी जीते भी, लेकिन उनकी फिर यात्रा राजनीतिक शुरू हो गई। 77 में मुलायम सिंह इमरजेंसी के बाद जब रामनरेश यादव की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो मुलायम सिंह पशुपालन मंत्री बने। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह एक ही समय में मंत्री हुए थे और सरकार थी रामनरेश यादव की, ये भी ध्यान रखिएगा, 1977 में। और एक बात मुलायम सिंह के बारे में शायद आप लोगों को याद नहीं हो, पता तो होगी, स्मरण में भी नहीं होगी। मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री हुए तो मालूम कैसे हुए? जब पहली बार कांग्रेस सत्ता से वहां उत्तर प्रदेश से बाहर गई, पहली बार मतलब इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद फिर वो कभी वहां आई नहीं। कांग्रेस को सत्ताच्युत करके मुलायम सिंह फ्रंट रनर हुए उत्तर प्रदेश में, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लायक उनके पास बहुमत नहीं था। तब मालूम है उनको किसने आउटसाइड सपोर्ट, बाहरी समर्थन देकर मुख्यमंत्री के आसन पर बैठाया? भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव को पहली बार बाहर से समर्थन देकर उत्तर प्रदेश का मुखिया बनाया था। उसके बाद जब बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया तो मुलायम सिंह यादव ने कल्टी मारी और पलटी मारी और वो कांग्रेस का सपोर्ट ले आए राजीव गांधी को सेट करके। नारायण दत्त तिवारी और तमाम लोग विचित्र स्थिति में फंस गए। नरसिंह राव के साथ भी मुलायम सिंह का रिश्ता अच्छा रहा। प्रदेश में कांग्रेसी उनकी खिलाफत करते रहे, लेकिन उनका दिल्ली में रिश्ता ठीक रहा। ये मुलायम सिंह का कौशल था। 70 और 80 का दशक आते आते मुलायम सिंह यादव अब एक सिर्फ क्षेत्रीय नेता नहीं रह गए थे, बल्कि इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और उसके आसपास के इलाकों में उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही थी। किसानों का आंदोलन हो, पिछड़ों की आवाज उठानी हो या फिर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना हो, मुलायम सिंह हर जगह दिखाई देते। यही वजह है कि धीरे धीरे उनका कद और बढ़ने लगा। 1977 में देश की राजनीति ने करवट ली। इस वक्त देश से इमरजेंसी खत्म हुई थी, कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी। देश के साथ उत्तर प्रदेश में भी नई सरकार बनी और पहली बार मुलायम सिंह को मंत्री बनने का मौका मिला। सिर्फ 38 साल की उम्र में वो सहकारिता मंत्री बन गए। ये उनके राजनीतिक जीवन की
पहली बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी थी। लेकिन मंत्री बनने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई खास बदलाव नहीं आया। वो आज भी गांव में वैसे ही जाते, लोगों के बीच वैसे ही बैठते थे और कार्यकर्ताओं से उतनी ही सहजता से मिलते थे। इस दौर में चौधरी चरण सिंह के साथ उनका रिश्ता और बेहद मजबूत हुआ। चरण सिंह उन्हें अपने सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिनने लगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि अगर उत्तर प्रदेश में पिछड़ों की राजनीति का कोई अगला बड़ा चेहरा होगा तो वो मुलायम सिंह यादव ही होंगे। लेकिन राजनीति में रिश्ते हमेशा सीधे नहीं चलते। समय बीतता गया और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय राजनीति के बड़े नेता बन गए। इसी बीच उनके बेटे अजीत सिंह अमेरिका से वापस लौटे। अब सवाल था कि चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। एक तरफ बेटे अजीत सिंह थे तो दूसरी तरफ उनके राजनीतिक शिष्य मुलायम सिंह यादव। और यहीं से शुरू हुई वो खामोश लड़ाई जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति का नया भविष्य तय कर दिया। चौधरी चरण सिंह के निधन के बाद लोकदल कई गुटों में बंटने लगा। अजीत सिंह स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान रहे थे, लेकिन जमीन पर संगठन, कार्यकर्ता और जनाधार का बड़ा हिस्सा मुलायम सिंह यादव के साथ था। धीरे धीरे नेताओं के बीच दूरी बढ़ने लगी। राजनीति में कोई खुला युद्ध नहीं होता था, लेकिन हर कोई समझ रहा था कि दोनों एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते। और फिर आया 1989। ये वो साल था जिसने मुलायम सिंह को उत्तर प्रदेश की राजनीति के शिखर पर पहुंचा दिया। उस समय देश में बोफोर्स घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल था। वीपी सिंह भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान चला रहे थे, जिसके कारण जनता दल मजबूत हो रही थी। उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन की लहर थी, जिसके बाद चुनाव हुए। जनता दल और उसके सहयोगियों को एक बड़ी सफलता मिली। लेकिन इस चुनाव के बाद सवाल उठने लगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि दावेदार कई थे, लेकिन सबसे मजबूत दो ही नाम थे, अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव। राजनीतिक गलियारों में भारी खींचतान शुरू हुई। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चला, लेकिन अंत में एक नाम पर सहमति बनी और वो नाम था मुलायम सिंह यादव। 5 दिसंबर 1989 लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह के साथ की कृपा से बहुत कुछ पाया। चौधरी चरण सिंह ने उनको उत्तर प्रदेश विधान परिषद का नेता विरोधी दल बनाया था, जहां से मुलायम सिंह का कद बढ़ा। लेकिन बाद में चौधरी चरण सिंह के बेटे से मुलायम सिंह की नहीं पटी अजीत सिंह से, और दो हाथ हो गए। मुलायम सिंह जब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर रहे थे तो अजीत सिंह उनके सामने आकर खड़े हो गए और विश्वनाथ प्रताप ने बाहैसियत प्रधानमंत्री अजीत सिंह का साथ दिया। लेकिन मुलायम सिंह ने बाजी पलट दी और मुलायम खुद मुख्यमंत्री बन गए। मुलायम सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो धोबी पाट दांव खेलना जानते थे। राजनेताओं के लिए मुश्किल होता था मुलायम सिंह के मंतव्य को समझ पाना। कांग्रेस के साथ भी उनका रिश्ता वैसे ही रहा। वो कांग्रेस के खिलाफ रहते थे, लेकिन कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के साथ रिश्ता अच्छा रखते थे। कांग्रेस के भीतर अपने कुछ एडवोकेट्स वो रखते थे। कभी वो जितेंद्र प्रसाद होते थे, कभी सीताराम केसरी होते थे, कभी माधवराव सिंधिया उनकी पैरवी करते थे। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती भी आ खड़ी हो गई, और वो चुनौती किसी विपक्षी दल से नहीं थी, बल्कि ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के तेजी से बढ़ते प्रभाव की थी। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा अयोध्या आंदोलन को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे थे, और इसी बीच मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया जो भारतीय राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, और ये केवल एक बयान नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था जो सीधे तौर पर मुलायम सिंह यादव की सरकार में मुस्लिम समाज को सुरक्षा का संदेश था। दूसरी तरफ भाजपा समर्थकों ने इसे चुनौती के
रूप में लिया और आया अक्टूबर 1990। अयोध्या में कार सेवकों का जमावड़ा शुरू हो गया था। हजारों लोग बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। प्रशासन दबाव में था, सरकार दबाव में थी, देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर थी। 30 अक्टूबर 1990 को हालात बेकाबू होने लगे। कार सेवक सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर बैठा एक आदमी लगातार रिपोर्ट ले रहा था और वो आदमी खुद मुलायम सिंह थे। कुछ देर बाद एक फैसला लिया गया जिसने उनके पूरे राजनीतिक जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठीचार्ज हुआ और फिर गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से ही बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर पुकारने लगे। लेकिन 1992 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद गिर गई और उस मलबे के बीच मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव समझ चुके थे कि भाजपा अब सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं रही बल्कि एक बड़ा जन आंदोलन बन चुकी है। अगर उसके मुकाबले कोई मजबूत राजनीतिक धुरी नहीं बनाई गई तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह से बदल सकती। और यहीं से शुरू हुआ मुलायम सिंह के राजनीतिक जीवन का अगला बड़ा अध्याय। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की और उन्हें लगा कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उन्होंने काशीराम की बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। काशीराम से उनकी मुलाकात दिल्ली के अशोक होटल में हुई। उद्योगपति जयंत मल्होत्रा ने ये मुलाकात करवाई थी। हालांकि 1993 का विधानसभा चुनाव सामने था, जिसमें नारा बना था कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये उस दौर के सबसे बड़े सामाजिक और सियासी गठबंधन की घोषणा थी। हालांकि 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 109 और बहुजन समाज पार्टी को 67 सीट मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटों से संतोष करना पड़ा और मुलायम सिंह ने कांग्रेस और बीएसपी के समर्थन से राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे दोनों दलों के बीच तनाव बढ़ने लगा। मायावती अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना चाहती थी। काशीराम चाहते थे कि बसपा बराबरी की ताकत के रूप में देखी जाए। दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और सत्ता उनके हाथ में थी। टकराव बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे TSR सुब्रमण्यम अपनी किताब जर्नीज थ्रू बाउडम एंड नेतालैंड में लिखते हैं कि एक बार काशीराम लखनऊ आए और सर्किट हाउस में ठहरे। उनसे पहले से समय लेकर मुलायम सिंह उनसे मिलने पहुंचे। वो उस समय काशीराम अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ चर्चा कर रहे थे और उनके स्टाफ ने मुलायम सिंह से कहा कि वो बगल के कमरे में बैठकर काशीराम के काम से खाली होने का इंतजार करें। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मुलायम सिंह यादव को घंटों बाहर बैठना पड़ा और मुलायम सिंह यादव इस अपमान को पूरी तरह भूल नहीं पाए। इसके बाद रिश्ते और बिगड़ते चले गए और उसी शाम काशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन से संपर्क किया। कुछ दिनों बाद बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन की चर्चा करें और उनके और बसपा के संस्थापक काशीराम के गठजोड़ की चर्चा नहीं हो तो वो भी अधूरी रहेगी सारी चर्चा। काशीराम और मुलायम सिंह यादव जब मिले तो एक नारा क्वाइन किया गया, गढ़ा गया, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये वो समय था जब अयोध्या का मामला चरम पर था। लग रहा था कि अयोध्या की सुनामी में सब कुछ बह जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह और काशीराम मिले, एक साथ आए, सरकार बनी। काशीराम ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाया
और मुलायम सिंह ने कांशीराम को इटावा से लोकसभा चुनाव जीतने में मदद की। दोनों को गिव एंड टेक रहा। एक मुख्यमंत्री हो गए, एक लोकसभा का दर्शन कर लिए कांशीराम, लेकिन थोड़े समय में टकराव हो गया। कांशीराम की अपनी शैली थी, वो मुलायम सिंह को कुर्सी पर खुद बैठते थे, मुख्यमंत्री को सामने खड़ा करते थे और फोटो खिंचवा देते थे। इन सब अपमानजनक परिस्थितियों में भी रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि चलो सरकार चलती रहे। लेकिन जब उनको पता लगा कि बीएसपी सपोर्ट विड्रॉ करने जा रही है, तो मुलायम सिंह यादव के कारिंदों ने, कार्यकर्ताओं ने, जो भी कहिए उनको, समर्थकों ने लखनऊ के सबसे ज़्यादा खौफनाक राजनीतिक कांड जो रहा लखनऊ के इतिहास का, वो है गेस्ट हाउस कांड, उसको अंजाम दे दिया। मायावती पर जानलेवा हमला हो गया और उसके बाद फिर ये हुआ कि मुलायम की सरकार चली गई और मायावती की सरकार बन गई भाजपा के सहयोग से। इससे पहले 2 जून को मायावती जब लखनऊ आई तो मुलायम सिंह यादव के समर्थकों ने राज्य गेस्ट हाउस में मायावती पर हमला किया और उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। इसके बाद उन दोनों के बीच जो खाई पैदा हुई उसे दशकों से भी अधिक समय तक नहीं पाटा जा सका। बसपा नेताओं ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मायावती और उनके सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार किया। दोनों के बीच गठबंधन टूट गया, सरकार चली गई, लेकिन मुलायम सिंह यादव फिर भी राजनीति के केंद्र में बने रहे, क्योंकि अब तक वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके थे। इसी बीच राष्ट्रीय राजनीति में भी उनका कद तेजी से बढ़ रहा था। दिल्ली में गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो रही थी। भाजपा अभी पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची थी। क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ रही थी और क्षेत्रीय नेताओं में मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाने लगा था। और जब 1996 का लोकसभा चुनाव आया तो केंद्र में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव को देश का रक्षा मंत्री बनाया गया। सैफई के खेतों से निकला वो लड़का अब भारत का रक्षा मंत्री था, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद भी मुलायम सिंह यादव की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। असल में उनका लक्ष्य और बड़ा हो चुका था और वो लक्ष्य प्रधानमंत्री की कुर्सी। संयुक्त मोर्चा सरकार के भीतर कई ताकतें थीं, कई महत्वाकांक्षाएं थीं, कई दावेदार थे। जब एचडी देवगौड़ा की सरकार संकट में आई और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरू हुई, तब मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे मजबूत दावेदारों में माना जा रहा था। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि अगर उस समय कुछ समीकरण अलग होते तो देश को शायद पहला समाजवादी पृष्ठभूमि वाला प्रधानमंत्री मुलायम सिंह यादव के रूप में मिल सकता था। कहा जाता है कि उस समय कई क्षेत्रीय नेताओं ने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। कुछ लोग उनकी बढ़ती ताकत से असहज थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन जाए और आखिरकार प्रधानमंत्री की कुर्सी उनसे दूर हो गई। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी कि मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय राजनीति के खिलाड़ियों में शामिल हो चुके थे। यही वो दौर था जब उनके बारे में एक बात सबसे ज्यादा कही जाने लगी, मुलायम सिंह राजनीति में स्थायी दोस्त और स्थायी दुश्मन नहीं मानते। ये बात कई घटनाओं में दिखाई भी दी। कभी उन्होंने वामपंथी दलों का साथ दिया, कभी उनसे दूरी बना ली और वो कभी कांग्रेस के खिलाफ सबसे मुखर नेता बने तो कभी कांग्रेस सरकार को संकट से बाहर भी निकाला। कभी भाजपा पर सबसे तीखा हमला बोला, कभी ऐसे फैसले भी लिए जिससे भाजपा चौंक भी गई। 2002 में जब राष्ट्रपति पद के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सामने आया, तब कई विपक्षी दल इसके खिलाफ थे, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आखिरी समय पर कलाम का समर्थन कर दिया। फिर 2008 आया, भारत अमेरिका परमाणु समझौते को लेकर केंद्र की यूपीए सरकार संकट में थी। वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया था, सरकार गिरने के कगार पर थी। राजनीतिक जानकारों को लग रहा था कि मुलायम सिंह यादव सरकार के खिलाफ जाएंगे, लेकिन उन्होंने उलट फैसला लिया। उन्होंने मनमोहन सरकार को समर्थन दे दिया
और सरकार बच गई। लेकिन इस दौरान उत्तर प्रदेश में भी उनकी ताकत बढ़ रही थी। 1990 के अंत और 2000 के शुरुआती वर्षों तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्तियों में शामिल हो चुकी थी। मुस्लिम वोट, पिछड़ा वर्ग, ग्रामीण इलाकों का समर्थन और मजबूत संगठन, इन सब ने मिलकर सपा को एक विशाल राजनीतिक ताकत बना दिया। और फिर आया साल 2003। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर अस्थिर थी। सरकार बदल रही थी, विधायकों के समीकरण बदल रहे थे और एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीतिक कुशलता दिखाई। 29 अगस्त 2003 को उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये उनका सबसे ताकतवर राजनीतिक दौर माना जाता है, क्योंकि इस बार वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति के केंद्रीय ध्रुव बन चुके थे। लेकिन इसी दौर में एक ऐसा नाम तेजी से उनके साथ जुड़ा जिसने समाजवादी पार्टी के भीतर थोड़ी ज्यादा हलचल पैदा कर दी और वो नाम था अमर सिंह। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने, जिनमें बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल थे, मुलायम सिंह यादव से दूरी बना ली। मुलायम सिंह के जीवन में एक शेड और है अमर सिंह का। अमर सिंह मुलायम सिंह से जुड़े माधवराव सिंधिया के थ्रू। माधवराव सिंधिया के यहां अमर सिंह छोटी भूमिका में रहते थे, सहयोगियों की, कार्यकर्ताओं की। जब मुलायम सिंह दिल्ली आए लोकसभा में, तो अमर सिंह ने उनको कहा कि भाई साहब ये आप ले जाओ इसको, ये लड़का अच्छा है अमर सिंह। वहां से मुलायम सिंह और अमर सिंह का एक साथ यात्रा शुरू होती दोनों की। और उसके बाद अमर सिंह ने पार्टी की संस्कृति बदल दी, मुलायम सिंह यादव का जीवन बदल दिया। मुलायम सिंह जी ने एक बार मुझसे कहा था कि अमर सिंह ने हमको देश भर के राजनेताओं से मिलवाया, जो हमारी पार्टी के लोग नहीं कर पाए वो काम अमर सिंह ने किया। क्या देवी गौड़ा, क्या गुजराल, क्या मूपनार, क्या ज्योति बसु, क्या जयललिता, क्या एनटीआर, बोले इन सबसे मुझे मिलवाया, वरना हमारी पार्टी के नेताओं जो राज्यसभा में रहे उन्होंने कभी कुछ काम ही नहीं किया। ऐसा मुलायम सिंह कहते थे। फिर एक दौर आया कि ऐसा लगने लगा कि अमर सिंह मुलायम सिंह पर भी भारी पड़ रहे हैं। मुलायम सिंह ने कुछ कहा वो कट भी सकता है, लेकिन अमर सिंह ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। बाद में आपको याद होगा कि जब परिवार में संघर्ष हुआ तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि ये अमर सिंह है जिसने परिवार में ये विष बेल बोई है। और वो अखिलेश यादव ने इस बात को बहुत गंभीरता से कहा था कि उनके और उनके पिता के बीच में मतभेद पैदा कराने में अमर सिंह की भूमिका रही। लेकिन मुलायम सिंह यादव असंभव को भी साध लेते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनके बारे में जितना समझता हूं, देखा है मैंने उनको जैसे, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो मानवीय संवेदना को साथ लेकर चलते थे। एक भाव उनके मन में रहता था, कोई रूठे नहीं, कोई छूटे नहीं, सबको लेके चलो। व्यक्तिगत संबंध सबसे अच्छे रहे, राजनीतिक संबंधों में भले ही तनाव आ जाए लेकिन व्यक्तिगत संबंध अच्छे रहे, ऐसा भाव लेकर मुलायम सिंह चलते थे। इसीलिए जो उनसे जुड़ गया वो उनसे फिर जुड़ गया, इसीलिए वो इतनी लंबी पारी खेल पाए। मुलायम सिंह और कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो ध्रुवों पर थे। अयोध्या दोनों के राजनीति के बीच में एक केंद्र था। कल्याण सिंह अयोध्या के सबसे बड़े ध्वजवाहक और मुलायम सिंह मौलाना मुलायम कहला रहे थे। मुलायम सिंह की सरकार थी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली। सोचिए, सरयू रक्त से लाल हो गई। मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम कहा जाने लगा और मुलायम सिंह बहुत गर्व के साथ ये बात सार्वजनिक मंचों से भी कहने लगे कि हाँ, मैंने गोली चलवाई, मैंने मुसलमानों के लिए गोली चलवाई।
मैंने मस्जिद के लिए गोली चलवाई। और दूसरी तरफ कल्याण सिंह थे जो हिंदू हृदय सम्राट बनकर उभरे थे। और बाद में राजनीति का उलटवासी देखिए, कुछ समय के लिए ऐसा दृश्य भी आया कि कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में लाल टोपी पहनकर शामिल हो गए और कुसुम राय और उन कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सपा की सरकार में मंत्री हो गए उत्तर प्रदेश। सोचिए, उस समय थोड़े समय रहा कालखंड, लेकिन रहा तो कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक मंच पर आ गए। हालांकि समय के साथ यादव परिवार के कई सदस्य राजनीति में आने लगे। भाई, भतीजे, बेटे, बहुएं, रिश्तेदार, एक एक करके परिवार के कई लोग संगठन और सत्ता में जगह पाने लगे। विरोधियों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी धीरे धीरे एक राजनीतिक परिवार में बदल रही है। लेकिन मुलायम सिंह यादव इन आरोपों को खारिज करते रहे और उनका तर्क था कि चुनाव जनता जिताती है, परिवार नहीं। इस सब के बीच मुलायम सिंह यादव की प्रेम कहानी के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। 1957 में मुलायम सिंह यादव का विवाह मालती देवी से हुआ। 2003 में उनका देवसान के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी कर ली। इस संबंध को बहुत दिनों तक मुलायम सिंह यादव ने छिपा कर रखा था। जब मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी हुई तब उस शादी में भी नज़दीकी लोग ही शामिल हुए थे। इस शादी के बारे में जब लोगों को पहली बार पता चला तब मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उनकी एक और पत्नी है। जब मुलायम सिंह ने 2003 में साधना गुप्ता से शादी की तो पहली पत्नी से उनके बेटे अखिलेश की न सिर्फ शादी हो चुकी थी बल्कि उनको एक बच्चा भी हो चुका था। खैर, अब हम वापस मुलायम सिंह यादव की सियासत पर आएंगे। साल 2012 जब मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन का शायद सबसे बड़ा फैसला लिया। करीब 4 दशक तक संघर्ष करने, आंदोलन करने, सत्ता संभालने, विपक्ष में बैठने, सरकार बनाने और गिराने के बाद अब उनके सामने एक सवाल था, वो ये कि उनकी राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ एक दल नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों में से एक बन चुकी थी। लाखों कार्यकर्ता, लाखों समर्थक और करोड़ों वोटर, सभी की नजरें इस बात पर थीं कि नेताजी के बाद पार्टी का भविष्य क्या होगा। इसी समय अखिलेश यादव तेजी से उभर रहे थे। अखिलेश यादव ने विदेश में पढ़ाई की और एक युवा चेहरे के तौर पर समाजवादी पार्टी के अंदर उन्हें देखे जाने लगा। मुलायम सिंह यादव ने 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव को आगे किया और युवा चेहरे के दम पर 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की। बड़ा बहुमत मिला, सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। पार्टी के भीतर कई वरिष्ठ नेता खुद को दावेदार मान रहे थे। कुछ लोग चाहते थे कि मुलायम सिंह यादव एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार नेताजी ने फैसला लिया जिसने पूरी राजनीति को चौंका दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने बेटे यानी अखिलेश यादव को सौंप दी और ये सिर्फ एक सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, बल्कि ये राजनीतिक उत्तराधिकार की औपचारिक घोषणा थी। लखनऊ के लॉ मेटेरियल मैदान में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसी मंच पर मुलायम सिंह यादव बैठे थे। उन्हें लग रहा था कि जिस राजनीतिक विरासत को उन्होंने दशकों तक मेहनत से खड़ा किया, शायद वो अब सुरक्षित हाथों में है। लेकिन राजनीति में सबसे कठिन लड़ाई अक्सर वहीं से शुरू होती है जहां आपको लगता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में है। सरकार बनने के बाद धीरे धीरे दो शक्ति केंद्र बनने लगे। एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और दूसरी तरफ संगठन और पुराने नेता जो अब भी मुलायम सिंह यादव के प्रभाव में थे। शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान, अमर सिंह और कई और नेता अलग अलग खेमों में दिखाई देने लगे। शुरुआत में मतभेद छोटे थे, लेकिन समय के साथ ये मतभेद टकराव में बदलने लगे। मुलायम सिंह यादव अपने अनुभव के आधार पर राजनीति को देखते थे। अखिलेश यादव नई पीढ़ी की राजनीति करना चाहते थे। पुराने और नए समाजवाद के बीच संघर्ष शुरू हो चुका था और फिर आया साल 2016 और यहीं से शुरू हुई
समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी पारिवारिक लड़ाई, जहां एक तरफ पिता था, दूसरी तरफ बेटा था और एक तरफ संगठन था, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार थी जिसमें एक तरफ शिवपाल यादव थे, दूसरी तरफ रामगोपाल यादव थे और बीच में खड़े थे मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने पूरी जिंदगी विरोधियों से लड़कर पार्टी बनाई थी और अब उन्हें अपने ही घर के भीतर ये संघर्ष देखना पड़ रहा था। इस महाभारत को लेकर बैठकों पर बैठकें हुई, कई बयान आए, बहुतों का निलंबन भी हुआ और वापस भी लिए गए। मुलायम सिंह यादव ने जब नरेंद्र मोदी का राजनीतिक फलक पर प्राकट्य हुआ और फिर वो प्रधानमंत्री बने, तो मुलायम सिंह यादव ने मोदी के साथ भी एक कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक सौहार्दपूर्ण रिश्ता कायम कर लिया। ये उनके कौशल का ही परिणाम था मुलायम सिंह का कि वो अपने परिवार के एक बेटे की शादी में, मेरे ख्याल से तेज प्रताप की शादी में, हाँ तेज प्रताप की शादी में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैफई अपने गांव में लाने में सफल हो गए। वहां से मैसेज गया कि मुलायम सिंह मतलब मुलायम सिंह। नारा लगता था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। और बाद में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी 2017 में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हुए, उनके शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर मुलायम सिंह ने नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ा, अखिलेश को बुलाया और कुछ कहा नरेंद्र मोदी से। लोगों ने अंदाज लगाया कि शायद मुलायम सिंह ने कहा होगा कि मोदी जी हमारा बेटा है अखिलेश। मुलायम सिंह जानते थे कि भविष्य की राजनीति किधर जा रही है, तो उनको लगा कि नहीं, अपने बेटे को प्रधानमंत्री से मिलवा देना चाहिए ताकि एक व्यक्तिगत रिश्ता भी काम करे। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव होने को था, संसद के आखिरी सत्र था, आखिरी सत्र चल रहा था। मुलायम सिंह जी संबोधन करने खड़े हुए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से चुनाव जीतने की और फिर से प्रधानमंत्री बनने की शुभकामना दे डाली सदन के पटल पर खड़े होकर। बहुत हंगामा मचा, लेकिन मुलायम सिंह दूरदर्शी थे, वो जानते थे कि आने वाला समय भारत की राजनीति में मोदी युग कहलाएगा, इसलिए मोदी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप ठीक रहे, राजनीतिक संघर्ष रहे लेकिन व्यक्तिगत तौर पर रिश्ता अच्छा रहे। ये मुलायम सिंह यादव की कला थी, ये उनकी कला थी कि हमारा राजनीतिक विरोधी हो, व्यक्तिगत विरोधी कोई नहीं हो। इसीलिए एक बार मुलायम सिंह यादव ने मुझसे कहा था कि अग्निहोत्री जी, हम तो ये मान कर चलते हैं, कोई रूठे नहीं कोई छूटे नहीं। शायद यही कारण होगा कि इतने छोटे से स्तर से उठकर वो देश के प्रधानमंत्री के पद को थोड़ी सी दूरी पर जाकर ठिठक गए उस पद के, अन्यथा वो प्रधानमंत्री होते। फिर भी वो देश के सबसे बड़े राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार भारत के रक्षा मंत्री रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और बाद में अपने बेटे को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना पाए। इतनी राजनीतिक कमाई तो मुलायम सिंह ने कर ही ली थी। अखिलेश यादव जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उनको मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि चुनाव में मैंडेट मुलायम सिंह के नाम पर था, अखिलेश यादव के लिए नहीं। बाद में मुलायम सिंह ने कहा भी कि मैंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि चुनाव मेरे नाम पर लड़ा गया था और जनादेश मुझे मिला था। तो मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव ने भारत की राजनीति में बहुत ऊंचाइयां हासिल की और विशेष रूप से उन्होंने एक ऐसा कंपोजिशन तैयार किया उत्तर प्रदेश की राजनीति में, M+Y, मुस्लिम प्लस यादव, जिसने उनके भाग्य में एक बड़े सत्ता के राजयोग का निर्माण किया। और लगभग आधी सदी तक मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति और कुछ हद तक देश की राजनीति को प्रभावित करते रहे, ये बड़ी बात है। मीडिया के सामने परिवार का विवाद खुलकर सामने आ गया। सवाल राजनीतिक गलियारों में तैरने लगे कि जिस नेता ने दशकों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति को नियंत्रण किया, वो अपने परिवार में पैदा हुए संकट को
रोक नहीं पा रहा था। फिर वो एक दिन आया जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की थी। अखिलेश यादव खेमे ने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। अधिवेशन में एक बड़ा फैसला हुआ और वो फैसला ये कि मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। अखिलेश यादव को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया और ये सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं था, ये समाजवादी आंदोलन के भीतर सत्ता परिवर्तन था। वो व्यक्ति जिसने पार्टी बनाई थी, जिसने उसे खड़ा किया था, जिसने उसे राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, उसी व्यक्ति को उसकी ही पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इस हरकत से मुलायम सिंह यादव आहत हुए थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई। कई बार उन्होंने कहा कि अपमानित किया गया है। एक बयान में उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर बेटा अपने बाप का नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। ये वाक्य सिर्फ राजनीतिक नहीं था, ये एक पिता का दर्द भी था। जिसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव आया। समाजवादी पार्टी पारिवारिक संघर्ष से कमजोर हो चुकी थी और दूसरी तरफ देश के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर थी। उत्तर प्रदेश में नारे लगने शुरू हो चुके थे कि अब चाहिए देश में मोदी और प्रदेश में योगी। जिसके बाद 2017 में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। सपा सत्ता से बाहर हो गई। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर परिवार में संघर्ष नहीं हुआ होता तो नतीजे अलग हो सकते थे। लेकिन इतिहास में अगर और मगर का कोई महत्व नहीं होता। जो होना था वो हो चुका था और इसके बाद मुलायम सिंह यादव धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से पीछे हटने लगे थे। अब उनकी भूमिका एक मार्गदर्शक जैसी हो गई थी। हालांकि वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते रहे। इस दौरान वो लोकसभा पहुंचे, संसद में भाषण भी दिए, लेकिन पहले वाली राजनीतिक सक्रियता अब नहीं रही। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया और एक बार फिर मुलायम सिंह यादव ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लोकसभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। संसद में बैठे कई लोग हैरान रह गए, विपक्ष चौंक गया, राजनीतिक विश्लेषक भी हैरान हो गए। लेकिन यही मुलायम सिंह यादव की राजनीति थी। वो हमेशा अपने तरीके से सोचते थे, अपने तरीके से फैसला लेते थे और अक्सर दूसरों को चौंका देते थे। लेकिन इस समय तक उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था, उम्र बढ़ रही थी, सक्रिय राजनीति से दूरी बढ़ रही थी। फिर भी जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता तो नेताजी का नाम सम्मान से लिया जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाहे कोई उनसे सहमत हो या असहमत, एक बात पर लगभग सभी सहमत थे। मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दिया था। उन्होंने पिछड़ों की राजनीति को नई पहचान दी। उन्होंने ग्रामीण भारत की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया। उन्होंने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 3 बार मुख्यमंत्री बनकर शासन किया, रक्षा मंत्री बनकर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान बनाई, प्रधानमंत्री की दौड़ तक पहुंचे और एक राजनीतिक विरासत छोड़ी जो आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती है। लेकिन समय का अपना नियम होता है। जो व्यक्ति दशकों तक राजनीति के केंद्र में रहा, उसे भी एक दिन मंच छोड़ना पड़ता है। 10 अक्टूबर 2022 वो तारीख जब वेदांता के अस्पताल से एक खबर आई कि समाजवादी राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा, उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे प्रभावशाली नेता, करोड़ों लोगों के नेताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 83 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। सैफई से दिल्ली तक, लखनऊ से संसद तक, हर जगह शोक की लहर थी। समर्थक रो रहे थे, विपक्षी दल भी श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह थे। लेकिन ये भी सच था कि भारतीय राजनीति का एक बड़ा अध्याय समाप्त हो चुका था। एक ऐसा अध्याय जिसने मिट्टी के अखाड़े से शुरुआत की थी और साइकिल के कैरियर से होते हुए विधानसभा तक पहुंचे थे, जो मुख्यमंत्री कार्यालय से रक्षा मंत्रालय तक पहुंच गए थे, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी के बेहद करीब पहुंच गए थे और जिसने अपने पीछे एक ऐसी कहानी छोड़ी जिसे समझे बिना उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि आज भी जब उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास लिखा जाता है तो उसमें एक नाम सबसे अलग दिखाई देता है, नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव।